नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। धान खरीदी का मुद्दा आज संसद के दोनों सदनों में उठा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने बड़े ही तीखे लहजे में दिया और कांग्रेस के साथ बघेल सरकार पर हमला बोला। ये सरकार भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। सरकार कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना चाहिए। सरकार कहते हैं किसानों की रोजगार दुगना होना चाहिए। और ये सरकार खुद छत्तीसगढ़ राज्य यूं की ये कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए यहाँ से चावल खरीदना बंद कर दिया। सब सर गलती ये है सर, वहां के लोग कांग्रेस को सत्ता में बैठा, ये सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछना चाहती है, गंगा जल उठा करके सौगंध लिया था इन्होंने, आज दारूबंदी की बात की थी इन्होंने, आज कर्जा माफी की बात की थी इन्होंने। आज ये सदन से मैं पूछना चाहता हूँ, तेंदुपत्ता का बोनस, गन्ना का बोनस, 2 बार का बोनस, 2500 रुपया में खरीदी की बात आपने की है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। आज छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किए? आज धान खरीदी में 15 दिन का विलंब क्यों किया? यह छत्तीसगढ़ की जनता। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी के मामले पर केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। कांग्रेस सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। केंद्र सरकार नहीं खरीद रही है और सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार भेदभाव पूर्ण अपना रही है। इस मुद्दों को लगातार शून्यकाल में जोर शोर से उठाकर कांग्रेस संसदीय दल ने वॉकआउट। राज्यसभा में धान खरीदी का मुद्दा सांसद छाया वर्मा ने उठाया। मोतीलाल वोरा और प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने भी इस पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। केंद्र पर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र से राजनीति नहीं करने की अपील की है। 1 दिसंबर से हम धान की खरीदी करने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो इस बात पर सहमत नहीं है। मैं वहाँ के सभी लोगों ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी इस बात का अनुरोध किया है कि हमारा 32 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके माध्यम से केंद्र सरकार को दबाव डालें ताकि किसानों को नुकसान नहीं हो। केंद्र सरकार का संकल्प है, उसका पूरा करने में राज्य सरकार का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उसको नाराजगी दिखाने के बजाय, उसको पेनलाइज करने के बजाय वो प्रशंसा करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। किसानों का लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान संकट में है, राज्य सरकार संकट में है। मेरा विशेष अनुरोध है कि अभी इसके ऊपर सरकार की तरफ से रिस्पांस आए। केंद्र सरकार है वो कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है निश्चित रूप से। और मैं कहना चाहूँगी कि किसान होता है, ना वो भारतीय जनता पार्टी का होता, ना कांग्रेस का होता। और अगर सरकार, केंद्र की सरकार सही मायने में किसानों की हितैषी सरकार है तो छत्तीसगढ़ के चावल को खरीदे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है और वहाँ के किसान भी सरकार के किसान हैं। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच एनआईए करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए यह फैसला सुनाया है। सरकार ने एनआईए को जांच से रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता ने कहा कि फैसले को वे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। डिवीजन बेंच ने इसकी अपील सुनवाई करने के बाद आज आदेश पारित किया है और उनकी अपील खारिज कर दी और जो रिट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसको अपहोल्ड किया है। ये डायरेक्शन दिया है कि फाइल उनको वापस, एनआईए को वापस सुपुर्द की जाए। भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच में हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वकीलों से बात कर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। मिली है कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार से फैसला दिया है, उच्चतम न्यायालय जाएंगे। इस मामले में अधिकारियों से चर्चा करके, वकीलों से बात करके, चूँकि जो एक्ट बना है उसमें चर्चा सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है और हम लोग वहाँ जाने के बारे में विचार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी दौरे पर थे। यहां उन्होंने एग्रो मॉल का शुभारंभ किया। इसके साथ मुख्यमंत्री ने आबादी पट्टे का वितरण किया। कुछ हितग्राहियों को मकान की चाबी भी सीएम ने सौंपी है। धमतरी में खालकी में हुई वायुसेना भर्ती परीक्षा की सीएम ने तारीफ की है। सीएम ने सभा को भी संबोधित किया और धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में 27 दिसंबर से पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होगा। आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य में जाकर छत्तीसगढ़ सरकार न्योता देगी। मंत्रियों को अलग अलग राज्यों का जिम्मा सौंपा गया है। टी.एस. सिंहदेव को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। ताम्रध्वज साहू को उड़ीसा और झारखंड, रविंद्र चौबे को गुजरात और राजस्थान, प्रेमसाय सिंह टेकाम को बिहार और यूपी का जिम्मा दिया गया है। कवासी लखमा हरियाणा का जिम्मा संभालेंगे। कवासी लखमा हरियाणा के लिए रवाना हो गए हैं। रायपुर में शिक्षा विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में शिक्षा का अधिकार कानून, छात्रवृत्ति, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण, व्याख्याता के विषयवार रिक्त पद, लंबित पेंशन प्रकरण की जानकारी समेत कई अन्य मुद्दों पर समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में सभी जिलों के डीईओ, बीईओ, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के सखी सेंटर से आखिरकार अंजलि जैन को रिहा कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सखी सेंटर से अंजलि जैन की रिहाई हुई। इससे पहले बिलासपुर हाई कोर्ट ने अंजलि जैन को अपनी मर्जी से कहीं भी और किसी के साथ रहने की इजाजत दी थी। करीब 20 महीने पहले अंजलि जैन और इब्राहिम ने आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। अंजलि के परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए शादी का जमकर विरोध किया था, जिसके कारण यह मामला स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। रिहा होने के बाद अंजलि जैन ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से पति के साथ रहना चाह रही हूँ। अपने पति के पास जा रही हूँ, अपनी स्वेच्छा से जा रही हूँ जी। अब मैं अच्छे से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। जो दबाव था, इस तरह की स्थितियाँ बनी, अब क्या चाहते हैं? बस ये मामला जल्दी से जल्दी खत्म हो। जी हमें बिल्कुल कानून पे भरोसा, पूरा लॉ पे हमको भरोसा है। आज नहीं कल हमें आजादी मिलेगी, ये हमें पता था, लेकिन ये समय लगा है इसको यहाँ तक आने के लिए, बस वही है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि केस को अब खत्म किया जाए, इसे अपनी जिंदगी जीना जाए। 8 महीने कैदियों की तरह यहाँ जी चुकी है, अभी से पूरी जिंदगी आसानी से जीने देंगे। अभी इसमें माननीय न्यायालय के निर्देश पे उनको सूचना देने के लिए कहा गया था। दोनों के परिजन को सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी और नोटिस के माध्यम से भी दी गई थी। चूंकि समय काफी हो चुका था, न्यायालय की आदेश की भी तामीली करना था। उस तामीली के चलते आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास अधिकारी और यहाँ के जो सम्माननीय नागरिक हैं उनकी उपस्थिति में, जैसे पत्रकारगण भी शामिल थे, उनकी उपस्थिति में इनको यहाँ से रुखसत किया गया है। गरियाबंद में अवैध धान जब्ती की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। उड़ीसा से सटे हुए गरियाबंद के 5 गांव से 15,386 बोरा अवैध धान बरामद हुआ है। अकेले तेतलकुटी में एक ही जगह से 10,000 बोरा धान प्रशासन को मिला है। राज्य सरकार के कड़े निर्देश के बाद कलेक्टर और एसपी मिलकर अवैध धान के खिलाफ मुहिम चला रखे हैं। सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के किसान बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में धान खपाने की तैयारी में हैं। प्रदेश में 2500 रुपये एमएसपी होने की वजह से दूसरे राज्य के किसान भी यहां पर धान डंप कर रखे हैं। सुकमा से धान को लेकर जिला प्रशासन ने काफी सख्ती अपना रखी है। सीमावर्ती इलाके से धान परिवहन करने पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साप्ताहिक बाजारों में धान खरीदी पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद व्यापारियों में काफी गुस्सा है। जिले के कोर्रा, पुष्पाल और छिंदगढ़ के साप्ताहिक बाजार में गल्ले के व्यापारियों ने अपनी दुकान नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है कि बाजारों में उन्हें धान खरीदने दिया जाए या सरकार न खुद दुकान लाकर धान खरीदे। बस्तर में कामकाज बस्तर में कमजोर पड़ रखे माओवादी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपना रखे हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों को 40 पन्नों का दस्तावेज हाथ लगा है। दस्तावेजों में नए लड़ाकुओं को स्नाइपर ट्रेनिंग देने की बात का खुलासा हुआ है। नक्सलियों के दस्तावेज हाथ लगने के बाद बस्तर पुलिस अलर्ट पर हो गई है। और अभी हाल फिलहाल में जो स्नाइपर वेपन्स के बारे में जो जानकारी मिल रहा है, इसका भी संपूर्ण काम इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास वर्तमान में जो एमुनिशंस का काफ़ी कमी है, उसको देखते हुए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्नाइपर वेपन्स को यूज़ करने के लिए दिशा में भी आगे काम कर सकता है। इस विषय को लेकर भी हम सभी हमारा फोर्सेस को अलर्ट करके रखें।
बलरामपुर में 2 दिन पहले 2 हाथियों की हत्या के मामले में वन विभाग ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हाथी के दांत के अलावा टंगिया, तार और अन्य सामान भी मिला है। आरोपियों ने जंगल में सुअर के शिकार के लिए हाई वोल्टेज तार बिछाया था, जिसकी चपेट में हाथी आ गए और दोनों की मौत हो गई। पकड़े गए लोग टंगिया से हाथी दांत काट कर बाजार में बेचने की फिराक में थे। स्नीफर डॉग की मदद से वन विभाग की टीम ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कांकेर के दुधावा टापू पर फंसे बंदरों के रेस्क्यू का 5वां दिन है, लेकिन बंदर अब तक निकाले नहीं जा सके हैं। कांग्रेस विधायक शिशुपाल आज अपने दलबल के साथ टापू पर पहुंचे और उन्होंने बनाए गए पुल को नाकाफी बताया है। विधायक ने कहा कि पुल की चौड़ाई कम है, शायद इसलिए बंदर निकलने में डर रहे हैं। उन्होंने इसे सही से बनाने के निर्देश जारी किए हैं। से भी देखा और वहाँ वेजिटेशन है। दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि यहाँ से कैसे निकाला जाए, और इन्होंने जो अस्थायी रूप से जो पुल का निर्माण किया है, स्थानीय भाषा में जिसको चेहली कहते हैं, तो वो ऐसा बताया गया कि काफ़ी आगे तक आ तो रहे हैं खाने के लालच में, किंतु खाना खाने के बाद फिर अंदर चले जाते हैं। तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो भूख मिटाने के लिए थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, दूसरा ये है कि वो जो चौड़ाई है चेहली, उसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दें। राजधानी रायपुर और कोरबा सहित कई शहरों में व्यापारियों ने ऑनलाइन शॉपिंग का कंपनियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि के तत्वाधान में प्रदर्शन किया है। कैट ने राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में ये दिन मनाया। रायपुर के एम्स और दूसरे सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 22 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। सिजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रखने वाले रविशंकर पांडे ने अपने पिता को SCCL में बड़ा अधिकारी बताते हुए बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने अपने पिता की पहचान मंत्रियों से होने का झांसा देकर करीब 12 युवकों से 22 लाख रुपए ले लिए। आरोपियों ने बेरोजगारों को नकली ऑफर लेटर भी दिया और आई कार्ड उपलब्ध करा दिया। मुजगैन पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रायपुर के खारून नदी में बोरे में युवक की लाश मिलने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग है। गुड़ियारी में रखने वाले कृष्णा सोनी की लाश बोरे में खारून नदी में 15 नवंबर की सुबह मिली थी। कृष्णा सोनी पर चाकू से बेरहमी से वार किया गया था और हत्या करने के बाद बोरे में भरकर उसे फेंक दिया गया था। कृष्णा सोनी की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। रायपुर में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले दंपत्ति को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने नशे की दवा खिलाकर पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया, जिसके बाद पहले 1.5 लाख रुपए पीड़िता से लिए। उसके बाद भी लगातार ब्लैकमेल करते रहे। पीड़ित परिवार ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांकेर शहर से लगे हुए ठेलका बूढ़ा में पोल्ट्री फार्म में फिर से एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। पोल्ट्री फार्म में तेंदुआ पकड़े जाने का यह दूसरा मामला है। कुछ महीने पहले इसी जगह से एक और तेंदुआ पकड़ा गया था। तेंदुआ लगातार पोल्ट्री फार्म में घुसकर मुर्गों को अपना निवाला बना रखा था। इससे पोल्ट्री फार्म का मालिक काफी परेशान हो गया था, जिसके बाद वन विभाग ने 4 नवंबर को तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, जिसके बाद आज वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। मुंगेली के कुड़िया वन क्षेत्र के बाबा डोंगरी मंदिर के पास तेंदुआ देखा जाने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर के आसपास तेंदुए को देखा गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कोरबा में कुत्तों के काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। शारदा विहार की फातिमा की बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी। उस दौरान देवकांत निराला के कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। इसकी शिकायत करने पर कुत्ते के मालिक ने पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की शिकायत थाने में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन में क्रिकेट खिलाड़ियों से लूटपाट करने वाले 6 आरोपियों को जेआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी घटना के समय रेलवे पटरी के पास बैठकर शराब पी रहे थे और जैसे कि ट्रेन रुकी, लूट की नीयत से ट्रेन में चढ़कर खिलाड़ियों से मारपीट करते हुए चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया।
बलौदाबाजार जिले के महानदी, जोक नदी और शिवनाथ नदी से खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद भी रोजाना सैकड़ों टन रेत का अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया रोजाना अवैध रूप से हजारों गाड़ियों के जरिए रेत की ढुलाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके साथ ही रोजाना लाखों रुपए की रॉयल्टी की चोरी होने से सरकार को लाखों का रोजाना का नुकसान हो रहा है। खनिज विभाग शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की बात करता है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी रेत का खनन जस का तस जारी है। मुंगेली जिला अस्पताल के पास से अतिक्रमण कटाने गई पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अतिक्रमण कटाने के खिलाफ एक दुकानदार ने अपनी दुकान को आग के हवाले कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की है। सूरजपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में नेता सक्रिय हो गए हैं। नगर पंचायत जरखी में भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्थानीय नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन वार्ड के लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अध्यक्ष रखे हैं, लेकिन नगर का विकास नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। पूरे देश में पराली जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन धमतरी की एक समाजसेवी महिला ने धान के पैरा या पराली से सैनिटरी नैपकिन बनाया है। फिलहाल ये अनोखा प्रयोग विभिन्न मानकों की जांच की प्रक्रिया में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की मदद से इसे बनाया गया है। यदि सभी टेस्ट से ये प्रयोग सफल हो जाता है तो ये न सिर्फ महिलाओं को सस्ता हाइजीनिक सैनिटरी पैड नसीब हो पाएगा, बल्कि पराली के प्रदूषण खत्म करने के साथ किसानों की आय बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इस अनोखे प्रयोग पर धमतरी की समाजसेवी महिला सुमिता पंजवानी बीते 3 साल से काम कर रही है। कोरबा में एसईसीएल की कुसमुंडा खदान से कोयला आपूर्ति नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य बिजली उत्पादन कंपनी ने अपने सर्वाधिक बिजली उत्पादक करने वाले पावर प्लांट हसदेव थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट को बंद कर दिया है। वहीं जांजगीर चांपा में संचालित मडवा पावर प्लांट की एक यूनिट पहले से ही कोयला संकट के कारण बंद है। एनटीपीसी की कोरबा और सीपत पावर प्लांट में कोयला संकट गहराया हुआ है। यही कारण है कि पावर प्लांट को लोड कम करना पड़ रहा है। कोरबा के पसान में उच्चतर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। प्राचार्य के खिलाफ शिकायत लेकर बच्चे उप तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूह को हटाने की भी मांग की है। छात्राओं का कहना है कि प्राचार्य टाई और बेल्ट के लिए पैसे मांग रही है। बच्चों की शिकायत पर शिक्षा समिति अध्यक्ष और तहसीलदार ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। लोकप्रिय गीत अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ का राजगीत घोषित किया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के हर किसी व्यक्ति के जुबान पर यह गीत बसा हुआ है। ऐसे में महासमुंद जिले के ग्रीन सपोस गांव के एक अनोखी पहल कर सबका दिल जीत लिया है। गांव के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के इस राजकीय गीत को स्कूल में राष्ट्रगान के बाद गाने का फैसला किया है। गरियाबंद जिला शिक्षा विभाग ने इस साल 100% परीक्षा परिणाम के लिए मिशन 100 की शुरुआत की है। विभाग ने बाकायदा इसके लिए पूरी तैयारी भी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी असल्ला ओगरे ने इसको लेकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। महासमुंद के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब स्मार्ट क्लासों में पढ़ाई करेंगे। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने और बच्चों के बैग का बोझ कम करने, पढ़ाई को मजेदार बनाने का फैसला किया है। इसी के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलोों की तर्ज पर डिजिटल शिक्षा शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकारी आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 161 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में इस तरह की व्यवस्था की गई है।